हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है हमारे शेयर वाले चैप्टर का। ठीक है, जो हमें पढ़ना है शेयर पूंजी के हिसाब चैप्टर, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12वीं का, उसमें का ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने अपने मन से ऑन डिमांड समझ लो या अपने मन से मैंने बनाने की कोशिश की है। उसका रीज़न ये है, एग्ज़ाम नज़दीक है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़े डाउट रहते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमारा कहते हैं ना कि ये जो क्वेश्चन है वो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे रोजनामचा में शेयर वाले और डिवेंचर वाले से रिलेटेड, वो दोनों ही डाउट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 16 है और एक क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज अभी अभी राइट नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये शेयर से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और शेयर से जुड़ा हुआ अगर चैप्टर है तो उसमें सबसे पहली बात तो हमारा जो बेसिक रोजनामचा वो आपको आना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक रोजनामचा आता है देन वेरी गुड, और अगर बेसिक रोजनामचा नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो डिबेंचर वाला है हमारा चैप्टर, ठीक है, डिबेंचर वाले का जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने जो भी है बेसिक वाला एक्सप्लेन किया, ठीक है, जो बेसिक रोजनामचा मैंने एक्सप्लेन किया है वो वीडियो आप जरूर देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कार्ड में भी मिल जाएगा। दोनों जगह उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा और वहां से देख के उसका अपना बेसिक क्लियर कर लेना। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कंटिन्यू आगे थोड़ा बढ़ा के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो उस वीडियो को देखे बिना मत देखना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। उससे बेटर है कि एक बार फास्ट फॉरवर्ड में वो देख लेना ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स रहेंगे वहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हम इसमें प्रीमियम का देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अग्रिम भी प्राप्त हो गया है, हम इसमें ये देखेंगे कि अप्राप्त हुआ है, इसमें देखेंगे अप्राप्त की वजह से कुछ लोगों का शेयर हमने जब्त किया, फिर जब्त करने के बाद हमने पुनः प्रकाशित किया। यानी देखा जाए तो लगभग इस चैप्टर का सारी चीजें जो है वो इस क्वेश्चन में आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जामनगर की धर्म मेटल्स लिमिटेड कंपनी ने ₹10 के एक ऐसे 8 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 30 के प्रीमियम से प्रकाशित किए। तो यहाँ पे जो जो मेन मेन चीजें हैं मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को समझना आसान रह जाए। सबसे पहले क्या लिखा है भाई, ₹10 का एक शेयर है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा, हमने कितने शेयर प्रकाशित किए हैं, 8 लाख शेयर प्रकाशित किए हैं। कितने के भाव से, ₹30 के प्रीमियम से। देखो 10 का था लेकिन 80,000, 10 का था, 8 लाख शेयर हमने प्रकाशित किया है। और कैसे प्रकाशित किया है, 30,000, सॉरी 30,000 बोला, ₹30 के प्रीमियम से। अब आगे लिखा है कि जिन पर निम्नलिखित रकम चुकानी थी। कैसे चुकाना था, आवेदन के समय प्रति शेयर 13, आवंटन के समय प्रति शेयर 23 और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 4। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो ₹13 लिखा है आवेदन के समय, आवंटन के समय 23 लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ₹10 के प्रीमियम के साथ, ₹20 के प्रीमियम के साथ, और यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो ₹13 है, ये 13 नहीं है, ये है 3 + 10 है। यानी जो 3 है वो हमारा मेन कीमत है और ₹10 हमारा क्या है, प्रीमियम है। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो ₹23 है उसमें 20 तो प्रीमियम है, तो मतलब 3 + 20 इसमें भी है, और अगले वाले में तो 4 है ही है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका जो टोटल है वो 10 आ गया और इसका जो टोटल है वो 30 आ गया। मतलब हमारे शेयर की कीमत ₹10 थी और हमने प्रीमियम कितना दिया था, ₹30 दिया था। तो इस तरह से टोटल वैल्यू कितनी हो गई थी, 40, और वो हमारा मैच हो गया। राइट, इतना क्लियर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है, कंपनी को 8 लाख शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले थे। कितने के लिए आवेदन पत्र मिले थे, 8 लाख शेयर के लिए। यानी कंपनी ने जितना शेयर प्रकाशित किया था उतने शेयर के लिए कंपनी को आवेदन मिल गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वापस करने जैसा कोई टेंशन रहा नहीं है। फिर आगे लिखा है, विपुल की जिसके 1500 शेयर स्वीकृत किए गए थे। क्या लिखा है, विपुल की जिसके 1500 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसने आवंटन की रकम नहीं चुकाई थी। अब ये थोड़ा ध्यान समझना, क्या लिखा है, उसने आवंटन की रकम नहीं चुकाई थी। उसने क्या किया है, आवंटन की रकम नहीं चुकाई थी, इसलिए उसके शेयर आवंटन के बाद कंपनी ने जब्त किए। अब कंपनी ने शेयर तो जब्त किए हैं लेकिन कैसे जब्त किए, तुरंत उसने आवंटन के बाद ही जब्त कर लिए हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना इसको। क्या लिखा है, विपुल जिसके 1500 शेयर स्वीकृत किए थे उसने आवंटन की रकम नहीं चुकाई, और जब उसने आवंटन की रकम नहीं चुकाई तो आवंटन के बाद ही उसके शेयर क्या कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। फिर आगे लिखा है, कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने से पहले जब्त किए 1500 शेयर प्रति शेयर 5 की दर से पुनः प्रकाशित किया। अब देखो इसमें एक लाइन और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया कि अंतिम मांग मंगाने से पहले, क्या, अंतिम मांग
मंगाने से पहले जब्त किए 1500 शेयर प्रति शेयर 5 की दर से पुनः निर्गमित किए या पुनः प्रकाशित किए। ठीक है, मतलब इसमें देखो ये 3 कलर मैंने क्यों किया ताकि तुम तीनों बातों को क्लियर समझो। पहला तो लिखा है 1500 शेयर प्रकाशित किया था, उसने आवंटन की रकम नहीं चुकाई, डन, पहला पॉइंट डन। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, आवंटन के बाद ही जब्त कर लिया, दूसरा पॉइंट भी डन, आई मीन डन। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, अंतिम मांग मंगाने से पहले जब्त किए शेयर, यानी कि जो हमारा अंतिम मांग था वो हमने अभी तक नहीं मंगाया है, लेकिन ये शेयर हमने पुनः प्रकाशित भी कर दिया है। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। अभी रोजामचा देखेंगे तो वहां पे मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। फिर आगे लिखा है, हेमा जिसके 500 शेयर स्वीकृत किए गए थे उसने अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी। अब यहाँ पे जो अगला नाम आया है वो है हेमा का। हेमा के कितने शेयर थे, 500 शेयर थे। अब उसने क्या किया है, अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी। तो अंतिम तो हमारा लास्ट यही है, क्योंकि इसके बाद तो और कोई मांग है ही नहीं, ठीक है। इसलिए उसके शेयर अंतिम मांग के बाद कंपनी ने जब्त किए। तो ठीक है, इसका तो भाई कोई बात नहीं, इसका तो नॉर्मल प्रोसीजर के साथ हुआ था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने जब्त किए 500 शेयर। अब ये देखो, ये जो 500 शेयर जब्त किया है, जितना दिया, इसमें क्या लिखा, शेयर दिया जा सके, देखो 500 शेयर दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः निर्गमित किया। देखो अब इस पूरे क्वेश्चन में यही एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। उसका रीजन है, इसमें क्या लिखा है कि भाई जितना, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ, उतना अधिक से अधिक बट्टा, जितना दिया जा सके, लिखा ना, जितना दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः निर्गमित किए। तो ये पॉइंट अभी मैं जब रोजामचा लिखूंगा तो वहां पे समझाऊंगा कि अधिक से अधिक बट्टा का मतलब क्या होता है। ये जरूरी है, इसको याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है और बार बार स्लाइड हमें इधर उधर करनी पड़ सकती है, तो एक काम करता हूँ, इतने बड़े क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। याद रखना, एग्जाम में अगर ये चीजें यूज करते हो तो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिट होंगी, और अगर नहीं यूज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूज करने से बेनिफिट क्या होगा कि जो क्वेश्चन है उनका रोजनामचा लिखना आसान हो जाएगा, बार बार तुम्हें पेपर में हाथ पांव नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें करना क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगे कि जो क्वेश्चन है उसी को लिखोगे, बट शॉर्ट में। क्या लिखा है कि हमने कितने शेयर प्रकाशित किए थे, 8 लाख, तो वो लिख देना। आवेदन कितने के लिए मिला था, 8 लाख, तो वो लिख देना। आवेदन भी कितने के लिए मिला था, 8 लाख। अब उसके बाद शेयर की रकम कैसे मंगवाई थी हमने, 3 बार में, आवेदन के साथ, आवंटन के साथ और अंतिम मांग के साथ। हमने शेयर की जो रकम है वो 3 बार में मंगवाई थी, आवेदन, आवंटन और अंतिम मांग। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है कि आवेदन की जो रकम है वो है 13 रुपए, आवंटन की रकम है 23 रुपए, और इसकी रकम है, अंतिम की रकम है 4। लेकिन जो ये आवेदन 13 है, इसमें एक्चुअली है 3 + 10। अब इसको थोड़ा याद रखना कि ये 3 + 10 है, क्योंकि 10 रुपए क्या है, प्रीमियम है, तो यहाँ पे मुंह पर लिख भी देता हूँ, प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद ये जो 23 है, एक्चुअली इसमें भी कैसा है, 3 + 20 है, और इसमें तो कुछ है नहीं, यानी ये 4 का 4 ये बेचारा अकेला। ओके, तो ये था हमारा रकम मंगवाने की तरीके कि कैसे कैसे हमने रकम मंगवाए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि एक शेयर धारक है जिसके पास 1500 शेयर है, ठीक है, कितने शेयर है, 1500 शेयर है। उसने आवेदन भरा, वेरी गुड, लेकिन उसने आवंटन नहीं भरा, और आवंटन नहीं भरा इसी वजह से उसके शेयर हमने यहीं पर जब्त कर लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमने क्या किया, यहीं पर उसके शेयर हमने जब्त कर लिए, और इसका मतलब ये हुआ अगर हमने यहीं पर जब्त कर लिया तो आगे हमने पैसे नहीं मंगवाए होंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है कि अगर किसी के शेयर तुम पहले ही जब्त कर लेते हो तो आगे की रकम तुम तुमसे मंगवा ही नहीं पाओगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई पैसे हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डैश कर दिया। फिर अगला था कि 500 शेयर धारक है, एक है 500 शेयर धारक, उसने आवेदन भरा, आवंटन भरा, लेकिन उसने अंतिम मांग नहीं भरा, और जब अंतिम मांग नहीं भरा तो हमने उसके शेयर भी हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए। लेकिन देखो अब इसके शेयर हमने अंतिम के बाद जब्त किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा ये दोनों ही शेयर हमने प्रकाशित किया है। जो ये वाला शेयर है ये हमने प्रकाशित किया है 5 रुपए में, और हमने कब प्रकाशित किया है, आवंटन के बाद। और ये जो 1500, सॉरी ये 1500 शेयर है वो 5 में किया, और ये जो 500 शेयर है उसके लिए एक पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, अधिक से अधिक बट्टा। क्या लिखा था, अधिक से अधिक बट्टा।
अब अधिक से अधिक बट्टा का मतलब क्या होता है वो मैं आपको जब आएगा लिखने के लिए तो वहां पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था पूरा का पूरा, देखो इतने में ही खत्म हो गया, मैक्सिमम 5 या 6 लाइन का होगा और इतने में ही हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इससे देखो बेनिफिट ये होगा, रोजनामचा लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बाकी देखो गलतियां तो भाई नॉर्मल चीजें हैं, गलतियां मुझसे भी होती है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलतियां नहीं होंगी, लेकिन क्या है कि ये सारी चीजें जब रहती हैं साथ में, अच्छे से ऐसे लिखते हो तो गलती होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम हो जाती है। और हमारा काम यही है कि हम यही सोचे कि कम से कम गलतियां हो हमसे, यही ऐसा कुछ करे कि कम से कम गलतियां हो। ठीक है, बाकी गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, सीखोगे तभी तो, जब गलती करोगे तभी सीखोगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, रोजनामचा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि हमने 3 बार में पैसे मंगवाए हैं। कैसे? आवेदन, आवंटन और अंतिम। ठीक है, हमने 3 बार में पैसे मंगवाए, आवेदन, आवंटन और अंतिम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन की। तो इसका रोजनामचा कैसे याद रखोगे? याद रखना कि हम जब बात करते हैं आवेदन की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। हम बात करते हैं जब आवेदन की, तो आवेदन में सबसे पहले पैसे हमें मिलते हैं। क्या? सबसे पहले पैसे हमें मिलते हैं, क्योंकि लोग हमारे पास आके आवेदन करते हैं। तो याद रखना कि जो पहला रोजनामचा बनेगा वो कैसे बनेगा कि लोग हमें सामने से आकर पैसे देते हैं, हम उनके पास नहीं जाते हैं, वो हमारे पास सामने से आते हैं, बोलते हैं हमें आपके शेयर चाहिए, तो हम भी बोलते हैं बड़ा दिल रख के हाँ ठीक है ले लो। तो अब इसमें वो जब हमारे पास आएंगे तो क्या करेंगे, हमें कुछ पैसे देते हैं। तो रोजनामचा क्या बनेगा? बैंक खाते उधार। अब क्वेश्चन ये है कि जमा क्या होगा, तो किस बात के लोगों ने पैसे दिए हैं? आवेदन के, तो आवेदन खाते जमा हो जाएगा। ठीक है, बैंक खाते उधार होगा तो आवेदन खाते क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसका रकम देखो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे चीजें थोड़ा याद रखना, रकम लिखने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो रकम लिखने का जो सबसे सरल और अच्छा तरीका है वो ये है कि तुम शेयर की संख्या भी लिखो। जैसे इसमें कितने शेयर हैं? 8 लाख शेयर हैं। ठीक है, कितने के भाव से हैं? 13 के भाव से हैं। देखो बैंक खाते उधार 8 लाख गुणे 13 किया, क्योंकि हमें जब लोगों ने हमसे आवेदन किया, अगर जब हमें पैसे भेजे होंगे तो कितने के भाव से भेजे होंगे? 13 के भाव से भेजे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवेदन में 13 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रकम देखो कैसे लिखोगे? 8 लाख गुणे 13, तो यहाँ पे लिखोगे जब 8 लाख गुणे 13, तो ये आएगा आपका 104, फिर 00, फिर 000, मतलब 1 करोड़ 4 लाख रुपए। देखो कॉमा लगाते जाओगे तो गलतियां नहीं होंगी जीरो में, अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो गलतियां होंगी। तो बैंक खाते उधार 1 करोड़ 4 लाख और जमा भी कितना होगा? 1 करोड़ 4 लाख। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला रोजनामचा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब समझो इसको, अब अगला है हमारा सेकंड नंबर रोजनामचा। अब सेकंड रोजनामचा में हमें क्या लिखना होता है? सेकंड रोजनामचा में ये जो पैसे हमें मिले हैं, इन पैसों की एंट्री हम पूंजी खाते में करते हैं। कहाँ करते हैं? पूंजी खाते में। तो इसका जो बेसिक रोजनामचा है वो क्या होता है? बेसिक रोजनामचा इसका ये होता है कि पहले तो आवेदन उधार करो। क्या करोगे? आवेदन खाते उधार करोगे। उसके बाद ये पैसे हम कहाँ लेकर जाते हैं? पूंजी में। तो पूंजी खाते क्या करो? जमा करो। पूंजी खाते जमा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन में 13 रुपए मंगवाया है, जिसमें 3 मेन है, 10 प्रीमियम है। मतलब इसमें क्या आया? प्रीमियम भी आया। तो जब क्वेश्चन में प्रीमियम भी आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? प्रतिभूति प्रीमियम। तो याद रखना इसका पूरा नाम क्या है? प्रतिभूति प्रीमियम। है एक बार लिख देना, उसके बाद नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आप लिखते रहना जब रोजनामचा बनाओगे तब। आपको मेन क्या है? समझना। तो वो मैं आपको समझा दे रहा कि प्रतिभूति प्रीमियम लिखते हैं। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा। अब देखो इसका रकम कैसे लिखोगे, तो सेम वही लॉजिक अपनाओ। सबसे पहले यहाँ पे 8 लाख गुणे 13, यानी वही वाला ऊपर वाला रकम 1 करोड़ 4 लाख। ठीक है, फिर पूंजी खाते कितना जाएगा? देखो शेयर तो 8 लाख ही है, तो चलो मैं पहले 8 लाख लिख देता हूं। और यहाँ पे प्रतिभूति प्रीमियम में भी 8 लाख के भाव से ही जाएगा। अब देखो रकम कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में हम ऊपर चलते हैं और रकम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो मेन रकम है वो 3 है और प्रीमियम की रकम 10 है। तो मेन रकम का मतलब हमारा पूंजी होता है। तो मेन रकम का मतलब 8 लाख गुणे 3 यहाँ जाएगा और 8 लाख गुणे 10 यहाँ जाएगा। तो 8 लाख गुणे 3 करोगे तो ये आएगा आपका 24 लाख। ठीक है, 8 त्रिक 24 लाख। और उसके बाद होगा 8 लाख गुणे 10 करोगे तो ये आएगा 80 लाख। ठीक है, तो 80 लाख और 24 लाख, और दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ये आपका फिर से हो जाएगा 1 करोड़ 4 लाख। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ऐसे कंफर्म करते जाना कि आपका दोनों साइड का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि गलतियां अक्सर हो जाती है जीरो की वजह से। ठीक है,
तो एक जीरो बहुत बड़ा मायने रखता है कभी कभी। तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक रोजनामचा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आवंटन की। देखो जो पहला था वो हमारा बहुत ही शांतिपूर्वक से हो गया, कोई हंगामा किए बिना। लेकिन हमारा जो दूसरा है वो मेन है, ठीक है। दूसरे को हम समझते हैं, दूसरे में है आवंटन। तो पहले हम पैसे अब यहाँ पे मंगवाएंगे। देखो एक बार लोगों ने आवेदन कर दिया तो लोग भूल जाते हैं कि भाई हमको आगे का भी पैसा देना है, तो हमें उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हमें आता है तो हम याद दिलाने का रोजनामचा भी लिखते हैं, उनसे हम पैसे मांगेंगे। तो जब हम उनसे पैसे मांगेंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपका आवंटन खाते उधार होगा। क्या होगा, आवंटन खाते उधार। किस बात के पैसे मांग रहे हो, आवंटन के, तो आवंटन खाते उधार। जितने लोगों से पैसे मांगना है उतनी पूंजी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। ठीक है, अब तुम्हें पता है इसमें प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम खाते भी क्या हो जाएगा, जमा। तो प्रीमियम खाते जमा। अब ध्यान से देखना इसको, ऊपर एक बार मैं फिर से लेकर चलता हूं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आवंटन के समय टोटल कितना है, 23 रुपए है। लेकिन जिसमें हमारा 3 मेन है और 20 क्या है, प्रीमियम है। 3 मेन है और 20 क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, तो जब 3 मेन है और 20 प्रीमियम है तो इसका मतलब 3 मेन का मतलब 3 पूंजी है और 20 क्या है, हमारा प्रीमियम है। तो यहाँ रकम कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 8 लाख गुणे 23। फिर यहाँ लिखोगे 8 लाख गुणे 3, क्योंकि पूंजी का 3 है। फिर यहाँ लिखोगे 8 लाख गुणे 20। ठीक है, तो पहले क्या किया करो, पूरा शेयर की संख्या और रकम लिख लिया करो। उसके बाद फिर आगे गुणा भाग किया करो। तो 8 लाख गुणे पहले करोगे 23, तो 8 लाख गुणे 23 करोगे तो ये आएगा 18400 और ये 000, मतलब हुआ 1,84,00,000 रुपए। ठीक है, कितना आएगा, 1,84,00,000 रुपए। फिर 8 लाख गुणे 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 लाख। 8 लाख गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 लाख। और 8 दूनी 16, मतलब 1,60,00,000। ठीक है, देखो जीरो लिखोगे अच्छे से और कॉमा लगाते जाओगे तो गलतियां नहीं होंगी। अगर ध्यान से देखो तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। 1,84,00,000, यहाँ पे देखो 24 लाख और यहाँ पे देखो 1,60,00,000। बात समझ में आया, तुम लाइन भी खींचते जाओ इसलिए तुम्हारा रकम का भी कोई टेंशन नहीं होगा। ओके, तो ये था हमारा पैसे मंगवाने का। फिर अगला है हमारा पैसे मिलने का, क्योंकि हमने मंगवाया है, अब लोगों से हमें पैसे मिलेंगे। तो जब लोगों से पैसे मिलेंगे तो रोजनामचा क्या बनता है, बैंक खाते उधार। क्या बनेगा, बैंक खाते उधार। लेकिन क्वेश्चन में जैसे हमने देखा तो क्वेश्चन में कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। देखो यहाँ पे कट किया हुआ है, तो एक जो कट किया है इसको मैं थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ ताकि पता चले कि इतने लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। तो देखो ये वाला जो कट वाला है, ये रेड वाला है, ये पैसा नहीं मिला है। तो जब ये पैसा हमें नहीं मिला है तो नहीं मिला का मतलब क्या हो गया, अप्राप्त हो गया। तो बैंक खाते उधार होगा, अप्राप्त खाते उधार होगा। और जमा क्या होगा, आवंटन, क्योंकि हमने मांगा क्या था, आवंटन। तो आवंटन के ही पैसे मिलेंगे, तो आवंटन खाते जमा। अब देखो इसका रकम कैसे लिखोगे, तो ऊपर जितना आवंटन में उधार किया है, याद रखना, ऊपर जितना आवंटन में उधार किया वही उतने ही यहाँ पे चुपचाप जमा कर दो। यानी 1,84,00,000 चुपचाप ऐसे क्या करोगे, जमा कर दोगे। अब यहाँ पे देखो अप्राप्त वाले में कैसे लिखोगे, अप्राप्त में कितने हैं, 1500 शेयर हैं। कितने हैं, 1500 शेयर हैं, क्योंकि 1500 शेयर पे हमें पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1500 गुणे कितने रुपए नहीं मिले होंगे, 23 रुपए। पूरे के पूरे पैसे नहीं मिले होंगे, तो यहाँ पे 1500 गुणे 23 करोगे तो ये आएगा 34,500। कितना आएगा, 34,500। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 34,500 रुपए नहीं मिले। तो अब देखो 1,84,00,000 में से हमें कितने नहीं मिले हैं, ये नहीं मिले हैं हमें 34,500, यानी हमें कितने मिल गए होंगे, 1,83,65,500। ठीक है, अब ये कैसे आया, मैंने क्या किया, 1,84,00,000 में से 34,500 माइनस किया, तो हमें क्या मिल गया आपका, 1,83,65,500। या तो जो दूसरा तरीका वो ये है कि देखो 8 लाख शेयर था, अब 8 लाख शेयर में से 1500 शेयर पे हमें पैसे नहीं मिले, तो वो 1500 शेयर माइनस कर दो, यानी कितने पे मिल गए होंगे, तो मिले होंगे 7,98,500 पे। तो 7,98,500 में मिला है, और कितने के भाव से मिला है, 23 के भाव से मिला है, तो गुणे 23 कर दो, तो आ जाएगा 1,83,65,500 रुपए। बात समझ में आया, दोनों ही तरीकों से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था हमारा आवंटन का पैसे मांगने का, सॉरी मांगने का और मिलने का दोनों हो गया। उसके बाद अगला, अब अगला थोड़ा ध्यान से समझना,
अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो हमें क्वेश्चन पे तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या है कि हमने आवंटन के बाद ही इसके शेयर हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए। अब ध्यान से समझना, आवंटन के बाद ही हमने इसके शेयर जब्त कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पांचवा रोजनामचा बनेगा वो बनेगा जब्ती का। अब ये कैसे बनाओगे, तो जो रोजनामचा वो ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, पूंजी खाते उधार करो। सबसे पहले क्या करोगे, पूंजी खाते उधार, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे इसने आवंटन की रकम नहीं भरी थी, और आवंटन में अगर ध्यान से देखा जाए तो आवंटन में प्रीमियम भी था। तो याद रखना, अगर किसी ने प्रीमियम की रकम नहीं भरी है तो प्रीमियम भी उधार होता है। अब प्रीमियम उधार क्यों होगा, तो ऐसे याद रखो, जहां पूंजी वहां प्रीमियम, तो प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। क्योंकि हमें जब मिलने वाला था तो हमने प्रीमियम जमा किया था, अब नहीं मिला तो प्रीमियम क्या कर दोगे, उधार कर दोगे। तो पूंजी खाते उधार, प्रीमियम खाते उधार। अब क्या नहीं मिला है, तो हमें आवंटन नहीं मिला है, तो आवंटन खाते क्या करोगे, जमा। तो आवंटन खाते जमा। उसके बाद जो पैसे हमें मिल गए हैं वो कहाँ जाते, जब्ती खाते। तो जब्ती खाते जमा। तो रोजामचा क्या बन जाएगा, जब्ती खाते जमा। क्लियर है इतना। देखो सबसे पहले क्या बनेगा, पूंजी खाते उधार, जितना पूंजी आया। तो पूंजी में यहाँ पे मैं पहले 1500 शेयर लिख देता हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। सभी में क्या है, 1500 शेयर ही, क्योंकि ये हिसाब 1500 वाले का ही है। तो 1500 गुड़े 1500 गुड़े 1500 गुड़े सब में मैंने लिख दिया। अब ध्यान से समझो, पूंजी खाते उधार का मतलब ये हुआ कि जितनी पूंजी तुमने सामने वालों से मंगवाई थी, तो हमने कितनी पूंजी उससे मंगाई है पहले वो देखते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ऊपर चलना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में ऊपर, और क्वेश्चन में जैसे ही ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि हमने अभी तक इससे ये ही दोनों मंगवाया है। तो ये दोनों का मतलब ये हुआ 3 + 3 6 रुपए, यानी असली में पूंजी हमने इससे कितना मंगवाया, 6 रुपए। तो यहाँ पे आएगा 1500 गुड़े 6। ठीक है, फिर प्रीमियम में कितना आएगा, तो प्रीमियम तो आवंटन का ही नहीं भरा है, तो वहां पे आ जाएगा 20 रुपए। और आवंटन की कुल रकम कितनी है, तो वो हमको पता है 23 रुपए। तो कितने रुपए इसने भर दिए होंगे, देखो आवंटन का नहीं भरा है ना, ब्लैक बोर्ड पे बोल रहा हूँ, सॉरी ब्लैक बोर्ड बोल रहा हूँ, सवाल में स्क्रीन पे देखो। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने आवंटन की रकम नहीं भरी, मतलब ये वाला तो नहीं भरा, लेकिन ये वाला तो भर दिया है ना। और इसमें मेन रकम कितना है आपका, 3 रुपए है। मतलब ये हुआ कि इसने 3 रुपए आपके भर दिए थे। तो यहाँ पे 1500 गुड़े क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो 20 + 6 26 होता है। यहाँ पे ऑलरेडी 23 आ चुका था, यहाँ पे बचेगा कितना, 3 रुपए ही बचेगा। ठीक है, ये तरीका है दूसरा, तुम चाहो तो चाहे जैसे कर सकते हो। अब हमें बस करना क्या है, हमें सिर्फ गुणा भाग करना है। तो यहाँ पे गुणा कर लो, तो 1500 गुड़े 6 करोगे तो ये हो जाएगा 9000 रुपए। कितना हो जाएगा ये, 9000। 1500 गुड़े 20 करोगे तो ये हो जाएगा 30,000। फिर ये 1500 गुड़े 23 करोगे तो ये हो जाएगा 34,500। ठीक है, फिर ये 15 45 यानी 4,500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब्ती का रोजनामचा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं लिखने की जरूरत नहीं हो तो आपको दिख ही रहा है, जब्ती का रोजनामचा। अब हम क्या करते हैं, इस जब्त वाले किए हुए शेयर को हमने क्या किया, पुनः प्रकाशित भी कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अंतिम मांग मंगाने से पहले ये शेयर हमने क्या किए हैं, पुनः प्रकाशित किया है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन में चलता हूँ और ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि अंतिम मांग मंगाने से पहले जब्त किए 1500 शेयर प्रति शेयर 5 के दर से पुनः प्रकाशित किया। मतलब अंतिम वाला अभी तक मंगाया नहीं है और इसको पुनः प्रकाशित कर दिया है। तो चलो पुनः प्रकाशित करने का रोजनामचा लिखो। तो पुनः प्रकाशित करने का रोजनामचा क्या होगा वो समझो। सबसे पहले तो हमारा बैंक खाते क्या होगा, उधार होगा। बैंक खाते क्या होगा, उधार होगा। अब जब्ती खाते उधार होगा या नहीं होगा उसको भी साइड में रखते हैं। बैंक खाते उधार और पूंजी खाते जमा होगा, ये दो चीजें तो कंफर्म है, बैंक खाते उधार और पूंजी खाते जमा। अब इसका देखो रकम कैसे लिखोगे, तो रकम लिखने का जो तरीका है वो ऐसे याद रखना कि जितना पूंजी यहाँ पे उधार होता है, ठीक है, जितना पूंजी यहाँ पे उधार होता है उतना ही पूंजी यहाँ पे जमा होगा। इसीलिए मैं इसको सेम कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है, जितना पूंजी यहाँ उधार होगा उतना ही पूंजी यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा। तो यहाँ पे रकम कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 1500 गुड़े 6। तो 1500 गुड़े 6 का मतलब कितना होता है, ये 9000 होता है। बात समझ में आया, जितना पूंजी ऊपर उधार होगा उतना ही पूंजी यहाँ पे जमा होगा। तो यहाँ पे जमा का मतलब जमा होता है, पूंजी खाते जमा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है कि जितना पूंजी उधार होगा उतनी ही पूंजी क्या होगा, आपका जमा होगा। इतना क्लियर है। अब उसके बाद अब ध्यान से समझो, हमने कितने रुपए मांगे हैं, हमने मांगे हैं 1500 गुड़े 5, यानी हमने मांगे हैं 7500 रुपए। ठीक है, हमने इस शेयर पे कितने मांगे हैं, 5 रुपए मांगे हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा शेयर था 6 रुपए का, क्योंकि हमने उससे 6 रुपए मंगवा चुके थे। लेकिन हमने इस वाले से हमने कितना मांगा,
5 रुपए ही मांगा, इसका मतलब 1 रुपए का क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ। और नुकसान हमेशा क्या होता है, उधार होता है। और नुकसान को यहाँ पे हम क्या नाम लिखते हैं, जब्ती खाते। तो यहाँ पे हो जाएगा जब्ती खाते उधार 1500 गुणे 1। तो 1500 गुणे 1 करोगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये होता है आपका पुनः प्रकाशित का रोजनामचा। पहले क्या किया करो, बेसिक लिख लिया करो, फिर देखो डिफरेंस कितना, तो वो तुम्हारा जब्ती में चला जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमारा काम होता है इन दोनों की तुलना करना। इन दोनों की तुलना करके जो पैसे बचते हैं उसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, पूंजी अनामत में। तो ये रहा 5वां रोजनामचा, ये रहा 6ठा रोजनामचा, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ 7वां रोजनामचा। तो इसका क्या रोजनामचा बनेगा, कैसे पैसे लेकर जाते हो, तो उसका ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर चीजें रहें। ये कर देता हूँ, देखो यहाँ पे जब्ती खाते जमा कितना हुआ, 1500 गुणे 3। यहाँ पे जब्ती खाते उधार कितना हुआ है, 1500 गुणे 1। अब ध्यान से समझो, 1500 गुणे 3 जमा हुआ, यानी 3 रुपए मिल गए थे, यानी तुम्हारा लाभ हो गया था 3 रुपए का, लेकिन यहाँ पे 1 का नुकसान हो गया। यानी कि अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे 2 रुपए कहीं ना कहीं छुपे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 3 जमा है 1 उधार है, डिफरेंस अभी भी देखो 2 रुपए यहाँ जमा है। तो उसको हम कहाँ लेकर चले जाएंगे, पूंजी अनामत में, क्योंकि उसका काम अब हो चुका है। तो जब्ती खाते उधार और पूंजी अनामत खाते जमा, यहाँ पे कैसे होगा, 1500 गुणे 2, क्योंकि 2 ही रुपए बचे ना, तो 1500 गुणे 2, 1500 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका 3000, ये भी हो जाएगा आपका 3000। और इस तरह से आपका जो रोजनामचा है जब्ती का वो पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, और अगला है हमारा अंतिम मांग। ठीक है, अब इसको समझते हैं, हमारा अगला क्या पॉइंट है, अंतिम मांग। तो अभी अंतिम मांग में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम पैसे मंगा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसे मंगाते हैं। तो पैसे मंगाने का जो रोजनामचा है वो क्या होता है, रोजनामचा नंबर 8। रोजनामचा क्या होगा, अंतिम मांग खाते उधार, क्या बनेगा, अंतिम मांग खाते उधार और पूंजी खाते जमा। रोजनामचा क्या बनेगा, अंतिम मांग खाते उधार और पूंजी खाते जमा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो हमने क्या किया है, हमने शुरू में प्रकाशित किया था 8 लाख शेयर। हमने शुरू में कितना प्रकाशित किया था, 8 लाख शेयर, लेकिन उसमें से हमने 1500 शेयर हमने क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। अरे जब्त क्या, हमने तो पुनः प्रकाशित भी कर दिया है। ठीक है, यानी जब्त के साथ साथ हमने पुनः प्रकाशित भी कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब दोबारा तुम अंतिम मांग में पैसे मंगवाओगे तो ये 1500 शेयर पे तुम पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि ये शेयर तुमने जब्त कर लिया है और पुनः प्रकाशित दूसरे जगह कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 लाख में से 1500 शेयर तो कम हो गए, तो अब ये बचेगा कितना, 7,98,500। ठीक है, ये कितना बचेगा, 7,98,500। तो ये हो गया हमारा अंतिम मांग मंगाने के लिए बची हुए शेयर की संख्या। तो ये चीज थोड़ा याद रखना कि अगर तुम शेयर बीच में ही जब्त कर लेते हो, ठीक है, तो बीच में अगर शेयर जब्त कर लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने शेयर बचे हैं तुम उतने शेयर पे ही बस पैसे अब अगले बारी में मंगवा सकते हो। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, 50 बच्चे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन इस 50 बच्चों में से 2 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, 2 बच्चों ने। मान लो कि स्टार्टिंग के 4 महीने बच्चे पढ़े, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 महीने बच्चे पढ़े थे, लेकिन उसके बाद स्कूल में 2 बच्चों ने छोड़ दिया। अब कितने बच्चे बचे, सिर्फ 48 बच्चे। तो 48 बच्चे अगर बचे तो जो अगला चौथा यानी 5वां जो महीना आएगा, तो 5वें महीने में जो स्कूल के टीचर्स हैं जब वो फीस मांगने आएंगे तो वो कितने पे फीस मांगेंगे, 50 बच्चों की फीस मांगेंगे या 48 बच्चों से। सीधी सी बात है 48 बच्चों से, क्योंकि अब बच्चे कितने हमारे पास, सिर्फ 48 बच्चे ही बचे, 2 तो छोड़ के जा चुके हैं ना। तो वही बात यहाँ पे आई कि 8 लाख शेयर हमने भले प्रकाशित किया था, लेकिन उसमें से 1500 शेयर तो हमने ही जब्त कर लिया, मतलब हमने मार्केट से वापस ले लिया है। तो जब मार्केट से वापस ले लिया है तो उनसे हम पैसे मांग ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये छोटी सी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनको याद रखना समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे अंतिम मांग खाते उधार कितना होगा, 7,98,500, और यहाँ पे भी कितना होगा, 7,98,500। और कितने रुपए हमने मांगे हैं, 4 रुपए, 7,98,500 गुणे 4। तो अब इसका रकम देखो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7,98,500 गुणे 4, तो ये आ जाएगा 31,94,000। कितना आ जाएगा, 31,94,000। क्लियर है, इतना समझ में आया।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला रोजनामचा यानी पैसे मंगाने का। फिर उसके बाद आता है पैसे मिलने का यानी रोजनामचा नंबर 9। तो जब पैसे मिलने का आएगा तो पैसे कैसे मिलेंगे, तो पहला होगा बैंक खाते उधार। क्या होगा, बैंक खाते उधार। उसके बाद अगला क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे हम बैंक खाते उधार करते हैं तो ऊपर थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक और आदमी था, सॉरी आदमी औरत जो भी है, एक और इंसान था ऐसे समझो। उस इंसान ने क्या किया है, अंतिम मांग के पैसे नहीं भरे हैं। तो अगर उस इंसान ने अंतिम मांग के पैसे नहीं भरे मतलब उतने शेयर पे पैसे में नहीं मिले, और वो शेयर की संख्या कितनी है, 500 है। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम उसका रोजनामचा में लिखते हैं कि कितने शेयर पे पैसे नहीं मिले हमको, 500 पे। तो बैंक खाते उधार अप्राप्त खाते उधार, तो बैंक खाते उधार अप्राप्त खाते उधार, और जमा क्या हो जाएगा आपका, अंतिम मांग। तो अंतिम मांग खाते जमा। अब इसको ध्यान से समझो, इसका रकम कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो यही ऊपर ऊपर वाला ही जो है वो कॉपी पेस्ट कर दो, 31,94,000। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जितना यहाँ पे उधार होगा, ठीक है, जितना यहाँ पे उधार होगा उतने ही यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा। ये चीजें याद रखनी है। अब उसके बाद पैसे कितने मिले कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे क्या करो, 500 पे पैसे नहीं मिले पहले वो लिख लो, और कितने रुपए नहीं मिले, 4 रुपए। तो 500 गुणे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2,000। तो 2,000 अगर नहीं मिला तो कितना मिल गया होगा, तो सीधी सी बात है 31,92,000 रुपए, क्योंकि 94 मिलना था, 2 नहीं मिला, तो आपका बचा कितना, 31,92,000। ये 2 में इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है तो क्या करोगे कि 7,98,500 टोटल शेयर था, जिसमें से 500 पे पैसे नहीं मिले, तो 7,98,000 गुणे 4, वो भी आपका कितना आ जाएगा, 31,92,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये था हमारा पैसे मिलने का। अब उसके बाद सवाल में लिखा था कि ये जो पैसे हमें नहीं मिले उतने के शेयर हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो उतने के शेयर अगर हमने जब्त कर लिया यानी रोजनामचा नंबर 10, तो रोजनामचा नंबर 10 में क्या हो जाएगा वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे हम जब्त करते हैं, तो जब्त करने का रोजनामचा क्या होता है, पूंजी खाते उधार, क्योंकि जब हम जब्त करते हैं तो पूंजी हमारी कम हो जाती है, तो पूंजी खाते क्या होगा, उधार होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या होगा, जो हमें पैसे नहीं मिले, देखो यहाँ पे प्रीमियम नहीं है क्योंकि जो हमारा अंतिम मांग उसमें कहीं प्रीमियम है नहीं, इसलिए हम उसका नहीं नाम लिखेंगे। लेकिन अब हमें आगे का क्या लिखना है कि हमें जो पैसे नहीं मिले, हमें क्या नहीं मिला है, अंतिम मांग। तो अंतिम मांग खाते उधार क्या हो जाएगा, अंतिम मांग खाते उधार। उसके बाद अब यहाँ पे जमा क्या होगा, तो जब्ती, क्योंकि जो पैसे हमें मिल गए हैं वो पैसे हम कहाँ रख लेंगे, जब्ती खाते। तो जब्ती खाते जमा, कितने शेयर है, 500, तो पहले तो 500 500 लिख दो। ठीक है, पहले कितना लिख दो, 500 500 लिख दो। अब थोड़ा ध्यान से समझो, पूंजी खाते उधार कितना होगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 10 रुपए आएगा, क्योंकि हमने इस वाले इंसान से यानी जो 500 शेयर वाला है, इससे हमने पूरे के पूरे पैसे मंगवाए हैं। कितने मंगवाए हमने, पूरे के पूरे पैसे। कैसे पता चलेगा, अगर मैं ऊपर चल के तुम्हें दिखाता हूँ, चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो इसमें देखो हमने इससे क्या मंगवाया है, आवेदन भी मंगाया, हमने इससे आवंटन भी मंगाया, और इससे हमने अंतिम भी मंगाया, मतलब तीनों ही मंगवाया, और तीनों जोड़कर कितना होता है, 10 रुपए होता है। इसीलिए वहां पे पूंजी में उधार कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 गुणे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 500 गुणे अंतिम के कितने हैं, 4 रुपए हैं, तो यहाँ पे 500 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया 500 गुणे 10 का मतलब ये हो जाएगा 5,000, 500 गुणे 4 का मतलब ये हो जाएगा 2,000, और 500 गुणे 6 का मतलब हो जाएगा 3,000। उसके बाद हमने यही शेयर हमने क्या किया है, प्रकाशित किया है। और ये शेयर हमने प्रकाशित कैसे किया है, तो वो सवाल में मैं अभी दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम प्रकाशित का रोजनामचा लिखते हैं। तो जब हम प्रकाशित का रोजनामचा लिखेंगे तो रोजनामचा क्या बनता है, बैंक खाते उधार। क्या बनता है, बैंक खाते उधार। और हमें पता है बट्टा भी देना है, तो जब्ती खाते उधार, क्योंकि हमारा नुकसान होगा, नुकसान हमेशा उधार होता है, तो उसका नाम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जब्ती। और जमा क्या हो जाएगा हमारा, पूंजी खाते। क्या हो जाएगा, पूंजी खाते, क्योंकि अब हमारी पूंजी फिर से बढ़ गई है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। तो पूंजी खाते वाला मैंने क्या बताया, जो पूंजी खाते का मैंने बताया था, जो बेसिक मैंने बोला था वो तो याद रखो ना। मैंने क्या बोला था कि पूंजी खाते उधार यहाँ पर जितना हुआ है उतने ही पूंजी खाते यहाँ पर जमा होगा। यहाँ पे उधार कितना हुआ है, 500 गुणे 10, तो यहाँ पे भी चलो 500 गुणे 10 लिख दो, 500 गुणे 10। तो 500 गुणे 10 लिखने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका 5,000। कितना हो गया, 5,000। अब सवाल ये है कि बैंक खाते उधार कितना करें, तो उसके लिए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, नहीं ऊपर नहीं चलते, हम सवाल में चलते हैं, क्योंकि वहां दिखाऊंगा तो ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा।
अगर हम सवाल में चलते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट भी बनाया है, एक पॉइंट लिखा है अधिक से अधिक बट्टा। अधिक से अधिक बट्टा का मतलब क्या होता है? तो अधिक से अधिक बट्टा का मतलब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें नोट में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें हमेशा के लिए याद रहे और तुम चाहो तो अपने नोटबुक में लिख लेना। क्या यहाँ पे याद रखना है? तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, नोट में लिखता हूँ इससे। तो यहाँ पे नोट क्या है? नोट पैसे वाला नोट नहीं, जो मेन याद रखना है। नोट ये है कि अधिक से अधिक बट्टा। जब भी क्वेश्चन में कभी लिखा रहे कि अधिक से अधिक बट्टा से प्रकाशित किया, तो अधिक से अधिक बट्टा का मतलब ये होता है कि जितना जितना मिला उतना पूरा बट्टा में दे दिया। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। जितना मिला उतना का पूरा हमने बट्टा में दे दिया। ये थोड़ा सा मेन है, इसको तुम थोड़ा याद रखना, ठीक है? ये नोट अभी कैसे याद रखो, इसको समझोगे कैसे वो देखो। मैंने क्या लिखा है कि जितना मिला उतना पूरा बट्टा में दे दिया। तो अब मिला कितना है, तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ अलग कलर में करता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे। ये देखो, तो जप्ती खाते जमा 500 गुणे 6, यानी हमें मिला कितना है, 6 रुपए मिला था। तो अगर हमें 6 रुपए मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बट्टा के तौर पे कितना देंगे, पूरा का पूरा 6 रुपए। तो 500 गुणे 6 हमने बट्टा दे दिया, तो हमें मंगाया कितना, सिर्फ 4 रुपए। तो 500 गुणे 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 500 गुणे 4 करोगे तो ये हो जाएगा 2000, और 500 गुणे 6 करोगे तो ये हो जाएगा 3000। और इस तरह से हमारा जो रोजनाम चाय देखो वो पूरा बन गया। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई मिस्टेक दिखे, तो तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो भी बता सकते हो, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चले कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। देखो वैसे एग्जाम नजदीक है, ठीक है? अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो इसमें मेरा कुछ नुकसान तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन डेफिनेटली तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अगर पहले से आता है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर नहीं आता है तो कोशिश करो कि इन चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस क्या करना है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करना है ताकि उनका भी थोड़ा कुछ फायदा हो जाए। और वीडियो और बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करोगे, लाइक भी कर दोगे, ठीक है? और चाहते हो कि फ्यूचर में भी ऐसी सारी चीजें तुम्हें मिलती रहे तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ये 3 चीजें अगर आप करते हो तो थोड़ा सा मुझे क्या होगा, सपोर्ट मिल जाएगा। नॉट मेंटली, इट मोरालिटी सपोर्ट होगा कि भाई तुम मुझे मेरी तरफ हो, मुझे ऐसा महसूस होता रहेगा और मैं सारी चीजें जो हैं और अच्छे से बनाता रहूंगा, ठीक है? तो अगर ये सारी चीजें तुम लोग करते हो तो थैंक यू सो मच, नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, थैंक यू। और इसी तरह से हमेशा पढ़ते रहो और ऐसे ही हमेशा हंसते रहो। कैसे? ऐसे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।